प्यारे दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक ऐसी कहानी है और एक ही ऐसे चोर की कहानी है जिसे आप सुनोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक चोर 40 दिन तक जज बनकर फैसले सुनाता रहा। ये सच्ची कहानी है दिल्ली की। एक अदालत के अंदर एक मुलजिम को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी। आवाज़ लगाने के बाद वो मुलजिम भी आता है, साथ में 2 उसकी सुरक्षा में लगे हुए सिपाही भी आते हैं और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, जज साहब के सामने जो कटघरा होता है, जो उस कटघरे में जाने की तैयारी कर रहा था वो कैदी, तो जज साहब उसको देखते हैं और उसको देखते ही जज साहब को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद अदालत से बाहर चला जाता है। जो वो 2 सिपाही होते हैं वो पीछे पीछे उसके साथ चले जाते हैं। वो सीधा चाय की टपरी के पास पहुंच जाते हैं और चाय वाले से कहते हैं कि 3 चाय बना देना। तीनों इत्मीनान से बैठकर चाय पीते हैं। जो कैदी होता है वो कहता है कि जिस साहब ने कहा है कि तुम चले जाओ, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपना काम कर लेना, तुम अपने दफ्तर चले जाना। वो कैदी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर अदालत से जोर से आवाज़ लगने लगती है कि धनीराम मित्तल हाजिर हो। अब धनीराम मित्तल के हाजिर होने की जब आवाज़ लगती है और कैदियों को लेकर जो सिपाही आए थे उनमें से एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। उन्हीं 2 सिपाही के पास चला जाता है जो वो चाय पी रहे थे और उनसे जाकर कहता है कि तुम्हारी तो लगातार आवाज़ लग रही है, तुम्हारा कैदी कहाँ है, उसे लेकर जाओ। वो दोनों पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो तो चला गया। अब चला गया तो बस क्या करें। अब उन दोनों सिपाहियों की हालत ख़राब हो जाती है। सीधा वो अदालत में जाते हैं, जज के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि साहब कि आपने ही तो कहा था कि चले जाओ, वो तो चला गया। अब ये बात सुनने के बाद जज बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका दिमाग और थनक जाता है। वो कहते हैं कि वो बार बार मेरी आंखों के सामने जो आता है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सिर्फ कहा था बैठने के लिए, ना कि उसे छोड़ने के लिए कि तुम चले जाओ, कि तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है। लेकिन जब ये बात सिपाही सुनते हैं तो उनकी हालत सचमुच बहुत ख़राब हो जाती है। एक कैदी उनकी चुंगल से भाग चुका था। अब उसके लिए सिपाहियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सहज ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी उसी कैदी की है जिसके रूप रंग बहुत अलग थे। ऐसे उसने अपराध कर रखे थे जिन अपराधों को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर, गूगल पर टोटल सारी इसकी जानकारी मिल जाएंगी। कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने लगभग 1000 वाहन चोरी किए थे। कहानी है एक ऐसे चोर की जिस पर लगभग 127 मुकदमे दर्ज होते हैं। कहानी है एक ऐसे चोर की जो 94 बार अदालत में पेश होता है और जेल जाता है, लेकिन अदालत उसे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाती थी, क्योंकि वो था ही इतना होशियार, था ही वो इतना सातिर, था ही वो इतना चालाक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के झज्जर की। दरअसल झज्जर के एडिशनल सिविल जज होते हैं। अचानक ही वो अपने कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोर्ट में उनका आना बंद होता है तो उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जो उनके ऑफिस में लोग जुटे होते हैं, अर्दली हों या फिर बाबू हों, कई तरह के अधिकारी होते हैं, वो उनको ढूंढना, तलाश करना शुरू कर देते हैं कि जज साहब बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही ये बात पहुंच जाती है जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट होता है वहाँ तक। वहाँ से एक लेटर चला था जो यहाँ की झज्जर की अदालत को मिला था। दरअसल एक जज पर आरोप था, उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था। लगातार अखबारों में खबर छप रही थी और अखबार में खबर छपने के दौरान ही एक लेटर आता है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का। ये रजिस्ट्रार का जो पत्र मिलता है तो उसमें लिखा था कि जज साहब, आपके ऊपर जो जांच चल रही है
इसलिए आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है। आप जाइए, आराम करिए जब तक कि ये जांच नहीं होती। जज साहब चले जाते हैं आराम करने के लिए अपने घर। अब आते हैं एक और जज, उनके बारे में भी पत्र आता है कि ये फला जज हैं, अब यही सुनवाई करेंगे। लगातार बैठकर जज साहब सुनवाई करते थे। उन्होंने 40 दिन तक एक के बाद एक केस की सुनवाई करते रहे। 2470 कैदियों को जो इनकी अदालत में आए थे अलग अलग जुर्म के, इस मामले में सबको ही जमानत दे दी, सबको घर भेज दिया। सब अपना अपना आते रहे जाते रहे। जब लगातार 40 दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, साल 1980 की। तो उस इलाके में लगातार खबर छप रही थी कि कोई जज आया है, पहली बार, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो लोगों की सुनवाई करता है। जो भी उनके पास आता है फरियादी, वो किसी को निराश होकर नहीं भेजते, ज़्यादातर लोगों को तो छोड़ ही देते हैं। जब ये बात लोगों में चल रही थी तो जज साहब अचानक से गायब होते हैं। जब उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो जज नहीं था, बल्कि वो एक चोर था जो जज बनकर यहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था। 40 दिन फैसले सुनाकर चला गया और उसने 2470 कैदियों को रिहा भी कर दिया। अब तो तहलका मचना हड़कंप मचना तय था। बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास तक पहुंचती है, बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचती है, बात आग की तरह फैल जाती है। इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है तो पता चलता है रजिस्ट्रार ने जो पत्र भेजा था ऐसा कोई पत्र था ही नहीं, ऐसे किसी जज को भेजा ही नहीं। ऐसे जज जिन पे पहले मुकदमे की बात चल रही थी, ऐसी कोई बात ही नहीं। सब कुछ फर्जी कागजों के आधार पर चल रहा था और किसी की इस बात को कानो कान खबर ही नहीं चली। उसके बाद जब हाई कोर्ट में हड़कंप मचता है और उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल होती है, जितने भी कैदी 470 कैदी थे जिनको रिहा किया गया था, अब पुलिस वाले उन लोगों को 2500 कैदियों को ढूंढना तलाश करना शुरू कर दिया। उन्हें ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते उनके केस की सुनवाई फिर से होती है। एक नाम था जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा, बस उसी नाम की कहानी है ये धनीराम मित्तल की। दरअसल धनीराम का जन्म 1938 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने बहुत होशियार था। रोहतक से उसने ग्रेजुएशन किया था। रोहतक से ग्रेजुएशन करने के बाद अब जब हर आदमी इतनी पढ़ाई करता है तो उस दौर में इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी। साल 1964 की बात होती है। 64 में ग्रेजुएशन करने के बाद आसानी से नौकरी लग सकती थी, लेकिन धनीराम मित्तल ने नौकरी की तलाश ही नहीं की। अब नौकरी की तलाश ना करके वो इधर उधर घूमता था। जो वो चाहता था शायद वो उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने AITO दफ्तर में आना जाना शुरू कर दिया। जब AITO के दफ्तर में जाता है तो आपने देखा होगा IITO दफ्तर के आसपास इर्द गिर्द कुछ दलाल, कुछ पुलिस वाले, कुछ लोग वकील के भेष में बैठे हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग दलाल होते हैं जिनका काम कुछ कागज़ तैयार करना होता है, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। अब धनीराम मित्तल ने AITO में बैठना शुरू किया और वहाँ बैठकर उसने पता किया कि किस तरह से फर्जीवाड़े के कागज़ तैयार होते हैं, गाड़ियों के कैसे कागज़ तैयार होते हैं, गाड़ी कैसे बेची जाती है, DL कैसे तैयार होता है। यहाँ पर उसने नंबर 2 का काम था वो लगातार सीखा और सीखने के बाद यहाँ से ही उसने अपना दिमाग लगाया। साल 1964 की बात है। 64 से उसने शुरुआत की थी। उसने 2-4 गाड़ियाँ चोरी की और फिर उसने अपने हिसाब से उनको बेच दिया, क्योंकि IITO दफ्तर में जो इसकी बारीकी थी वो सीख चुका था। लगातार ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी बारीकियाँ सीखता रहता है। सीखते ही सीखते गाड़ियों की चोरी करता रहता है। हालांकि वो 2-4 बार पकड़ा भी गया था, लेकिन उसकी जो चालाकी थी, जो उसकी होशियारी थी, उसे लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ से ही उसने सीखा कि फ़र्ज़ी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं। तो साल 1968 में उसने फ़र्ज़ी कागजात तैयार करने के बाद भारतीय रेल के माध्यम से एक पत्र लिखा, भेजा स्टेशन के नाम, और वहाँ भेजने के बाद उसने लिखा एक नए मास्टर की ज़रूरत है।
नए मास्टर की नियुक्ति की जाती है। स्टेशन के नाम की नियुक्ति हो जाती है और वो आते हैं और वो ज्वाइन करते हैं और वो उनके अंडर में रेल आ रही हैं, जा रही हैं, हरी झंडी भी दिखा रहे हैं, माल भी आता था, बहुत सारी चीज़ें। किसी की नियुक्ति करना था। साल 1968 से लेकर साल 1974 तक वो नौकरी ऐसे करते चला गया। अब उन्हें लगने लगा धनीराम मित्तल को कि यहाँ मन नहीं लग रहा, अब कुछ काम और करना चाहिए। अब इसके बाद वो सीधा राजस्थान की तरफ चले गए। राजस्थान जाने के बाद वो 3 साल तक वकालत करते हैं और वकालत करने के बाद यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद हेड राइट का यहाँ कोर्स करने के लिए सीधा कलकत्ता जाते हैं। अब वहाँ की पढ़ाई करते हैं, वकालत की हेड राइटिंग का कोर्स किया, इसके बाद ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। ग्राफोलॉजी दरअसल एक ऐसी भाषा होती है जिनको ऑफिसर्स लोग यूज़ करते हैं, जैसे CBI हो या पुलिस हो या गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं, सरकारी दफ्तरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे ये भाषा लिखी हुई है इसको पहचानना है। अब ये 3 कोर्स कर लेते हैं, एक वकालत का, हेड राइटिंग का कोर्स कर लेते हैं, एक ग्राफोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं। अब चोर तो ये पहले से ही थे क्योंकि IT दफ्तर में बैठकर कागजात बनाते थे। जो इनका ज्ञान था वो बढ़ता चला जाता है। चोरी करते थे। अब वाहनों को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पहले ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे, बहुत सी जानकारियाँ रजिस्टर में ही नोट की जाती थीं। इसलिए पत्र ही लेकर खुद आदमी जाया करता था कि ये लीजिए पत्र, मुझे सरकार ने भेजा है, और ऐसे ही वो नौकरी लगातार करते चले जाते हैं। पटियाला हाई कोर्ट में भी उसने सरकारी नौकरी की थी, किसी को पता नहीं चला और वो कानो कान नौकरी करता चला गया और जज की जो बारीकियाँ होती हैं वो बाबू बनकर सीखता रहा। ऐसे ही लगातार जो चोरियाँ होती चली जाती हैं और एक दिन उसे मौका मिलता है। उसने अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा एडिशनल जो जज हैं, जो सिविल जज हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो अखबारों में लगातार छप रहा है। तभी उन्होंने फर्जी कागज़ तैयार करके अदालत में भेजे और वहाँ जब उस जज को मिलते हैं तो जज साहब अपनी छुट्टी पे चले जाते हैं। उनकी जगह बैठकर लगातार फैसले केस वे सुनता है और इस बात की कानो खान खबर नहीं लगती। उसके बाद में धनीराम मित्तल गिरफ्तार कर लिए गए थे और जब वो गिरफ्तार हुए थे पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हुई थी। आगे चलने के बाद उन्होंने लगातार चोरी पे चोरी करते रहे और जब ये वकालत का कोर्स कर लेते हैं तो खुद वकील बन जाते हैं और वकील बनने के बाद फिर खुद ही केस लड़ना शुरू कर देते हैं। लगातार केस लड़ रहे थे और ऐसे ही करते करते लगातार उन्होंने अपने जीवन काल में 1000 वाहन चोरियां की थी और इन पर लगभग जो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं वो 127 के आसपास होते हैं। तो भाई ये ऐसा एक चोर रहा है जिसने दिल्ली में, हरियाणा में, लगातार पंजाब में चोरियों की घटना घटती रही है और उनको अंजाम देता रहा। लेकिन साल 2016 में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी हो जाते हैं और जब वाहन चोरी होते हैं तो उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। अब CCTV के माध्यम से देखा गया कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी वाहन चोरी कर रहा है जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। अब वो बुजुर्ग आदमी चोरी करते हुए क्योंकि CCTV कैमरे में कैद हो जाता है तो उनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो धनीराम मित्तल हैं, वही धनीराम जिसने 1964 से लेकर अब तक आतंक मचाया हुआ था। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद फिर भी उसको ज़्यादा दिन पुलिस रोक नहीं पाती है क्योंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब इनका फोटोग्राफ अखबारों में छपता है तो कुछ लोग कहते हैं कि दरअसल इस बुजुर्ग व्यक्ति को तो हमने देखा है जब ये बुजुर्ग व्यक्ति चोरी करता था और कोई व्यक्ति अचानक से वहाँ वो पहुँच जाता था गाड़ी के पास अपनी, तो कहता था बाबा ये क्या कर रहे हो। तो वो कहते थे कि भैया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जानकारी तो है नहीं, मैंने चाबी आपकी गाड़ी में गलती से लगा दी, अगर पकड़ा गया, यदि अगर चाबी लग गई तो मास्टर की उसके पास होती थी, लगाया और फिर निकल गया। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी का उद्देश्य किसी को सुना के दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको समझाना है। आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का युग है, लेकिन जिस दौर की ये बात है
ये कहानी थी। उस दौर में कंप्यूटर नहीं चलते थे, यानी इतने नहीं चलते थे। इसी वजह से ये चोर इतनी चोरी करता चला गया। बताया जाता है कि जिस तरह से ये उस टाइम का बहुत बड़ा शातिर चोर रहा है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।